आपका स्वागत है इंडिया बोले में। मैं हूं रमेश भट्ट। नोटबंदी पे बहस लगातार जारी है। जनता सड़कों पे खड़ी है क्योंकि अपनी जरूरत के लिए उन्हें पैसा चाहिए। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सरकार ने दो टूक कह दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर भारत बनाना है तो यह कदम बेहद जरूरी था, इसलिए इस कदम से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुछ जो बुनियादी सवाल हैं इस काले धन को लेकर या उस नोट व्यवस्था को बदलने को लेकर, उसमें उठता है कि इससे आम आदमी को आने वाले समय में क्या मिलेगा। क्या उसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा? क्या उसे महंगाई से निजात मिलेगी? क्या आने वाले समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम कर्ज लेते हैं, वो सस्ता होगा? क्या रोजगार बढ़ेंगे? क्या बेहाल बैंक की जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसमें आतंकवाद बंद हो जाएगा, जिसमें नक्सलवाद बंद हो जाएगा, कालाबाजारी बंद हो जाएगी। इन सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है, फैसला अच्छा है लेकिन क्या तैयारी नाकाफी थी? इसी पे चर्चा और इस पे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ राजेश शर्मा, मेरे साथ संग्राम पटनायक, आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से, जिनका यह कहना है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा। उनके तर्क क्या है इस स्कैम को कहने के पीछे? देवेंद्र शर्मा, जाने माने फूड एनालिस्ट, उन्होंने पहले ही ये लिख दिया है कि साहब ये बैंक को बचाने की कवायद हो सकती है, एक कदम इस तरफ भी हो सकता है। कुछ देर में मेरे साथ रंजना कुमारी भी जुड़ेंगी। इन सब के बीच में देश का युवा वर्ग, हमारे युवा साथी इस कदम को किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद यह सबसे बड़ा कदम है। काले धन के खिलाफ जंग में यह सबसे बड़ा फैसला है। पैसे जमा हो गए, इन बैंकों में 5 लाख करोड़ रुपया आया है, आगे भी आएगा। बैंक वाले क्या करेंगे इसको? क्या डिब्बे में बंद रखेंगे? क्या उनको बाजार में देना पड़ेगा। लोगों को कुछ खरीदना है तो देना पड़ेगा, लोन देनी पड़ेगी। पिछले कई सालों में किसी आर्थिक फैसले का इतना व्यापक असर नहीं हुआ। समाज के हर तबके पर इस फैसले का असर है। कैश निकालने के लिए लंबी लंबी लाइन, हर तरफ कैश की किल्लत की चर्चा, 2500 के लिए पूरा दिन खराब। लोगों की परेशानी बहुत है, लेकिन फिर भी काले धन के खिलाफ सरकार के इस कदम को लेकर सहानुभूति नजर आ रही है। सब चाहते हैं कि काले धन पर लगाम लगे, टेरर फंडिंग खत्म हो, काले धन कुबेरों पर कार्रवाई हो, आतंकवाद खत्म हो। मेरे युवा साथी यहाँ पर मौजूद है। इस लाइन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पैसा निकासी के लिए आए हैं। मित्र, मुझे ये बताइए, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है ये भारत बदलने का फैसला है? भारत बदल भी सकता है इसके अंदर, नो डाउट। और ये चीज अच्छी भी हो रही है और हमारे कुछ लोगों के लिए ये खराब भी हो रही है कि गरीब आदमी जो है पिस भी रहा है इसके अंदर, बट ये गरीब आदमी सह लेगा। बहुत अच्छा फैसला है। आप कठिनाई के साथ साथ सरकार के साथ खड़े? नहीं, मेरे को बिल्कुल कोई किसी चीज की कठिनाई नहीं है। हाँ। मेरा अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में। हाँ। या हर काम 15-20 मिनट में हो रहा है। ओके मैडम, आप किस तरह से देखती हैं? गृहिणियों के लिए मुश्किल या आपको लगता है अच्छा फैसला? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा फैसला है। काला धन निकलेगा तो हमारे देश की तरक्की होनी है। आपको लाइन में लगाया जा रहा है। विपक्ष जनता की परेशानी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहा है। निकलवाया जा रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि तकलीफ ज्यादा दिनों की नहीं है, बड़े फैसलों के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। जनता की परेशानी जल्द खत्म हो, इसके लिए सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। जापान में 1% ब्याज, हम यहाँ 13%, 12% ब्याज में काम कर रहे हैं। जब WTO एज में रह रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? इस नोटबंदी से इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगा। आपको लगता है जनता आपके साथ है या कहीं ऐसा तो नहीं है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है कि जिसको छुपा रहे हो, वैसी जैसी हालत है? ऐसा नहीं है, मैं खुद गया हूँ जी, मैं खुद गया हूँ, लाइनों में गया हूँ, बैंक में गया हूँ, और मैंने ATM से भी पैसे निकाले, लाइन से लगकर मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा साहब तकलीफ तो है थोड़ी, लाइन लंबी है, ATM पे पैसे थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन हम मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जिसने मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत नहीं किया। सरकार का कहना है कि इस फैसले के असर दूरगामी होंगे। आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार में बढ़ोतरी होगी। जनता को उम्मीद है कि सरकार अपनी कोशिशों पर जरूर कामयाब होगी, उनकी तकलीफें जल्द दूर होंगी। रमेश भट्ट, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सरकार बता रही है काले धन वालों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन जो कतार में आम आदमी लगा है देश का, इसके बारे में क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी?
राजेश शर्मा साहब, आपने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि हालात इस कदर भी हो जाएंगे करके। आपकी तैयारी तो नाकाफी थी। मैं आपको एक चीज कहूंगा, ये एक चीज है जिसको कि बहुत गुप्त तरीके से करने की जरूरत है। इसको अगर एक को भी, भारत का एक सिस्टम है हमारे यहाँ पे, अगर एक आदमी को बता दे तो वो दिन दूर नहीं जब वो हर किसी को पता चल जाता है। यहाँ पे अगर दुनिया के एक कोने में कहते हैं कि अगर मूर्ति दूध पी रही है तो पूरी इंडिया को पता चल जाता है 1 घंटे में कि मूर्ति दूध पी रही है। तो क्या होता? पता चल जाता तो लोग अपने अलग अलग रास्ते निकालते। आज कई पॉलिटिकल पार्टी कहती कि इसके लिए समय दे देना चाहिए, आपको कहना था 1 हफ्ते बात करो, 10 दिन बात करो। जब उस दिन 4 घंटे का समय दे दिया तो गोल्ड वालों की दुकानें रात को 12 बजे तक खुली थी और उसके अंदर में कई टाइप की गलत चीजें मिली है, जिसके बाद वो लोग थे जिनके पास काला धन था। अरे इनका क्या, ये जो 1000, 2000, 5000, 10,000 में अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना पैसा निकालने के लिए भी उन्हें घंटों खड़े होना पड़ रहा है। उस समय भी काला धन वालों को ही कुछ ना कुछ करना था, उसके लिए वो 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे। ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि कभी लीकेज नहीं हो सकती थी। हाँ। कि उसको बहुत गुप्त तरीके से करा जा सकता था। ये जो पैसे हैं, ये जो छापने की प्रक्रिया है, प्लानिंग नहीं की ना पूरी, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी। साहब आपका बैंकिंग पेनिट्रेशन क्या, गांव में कितने हजार पॉपुलेशन में कितने बैंक है, इसका कोई अंदाजा नहीं, और आपने कहा जी 1 रात में ही लागू कर देते। आज देखिए ना लोगों की क्या स्थिति है। मैं आज आपको एक चीज बताऊं, ये कभी भी लागू होता, कुछ दिन की परेशानी होती ही होती है। इसके लिए लोग परेशानी उठाने को तैयार है। आलोक शर्मा ये समझने को तैयार क्यों नहीं है कि चंद दिनों की परेशानी है, 50 दिन के बाद एक नए भारत में वो जीना सीख जाएंगे? इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आलोक शर्मा साहब, लोग सारे समझ रहे हैं। आलोक शर्मा साहब, आप 50 दिन में एक नया भारत देखेंगे इस देश में? परेशानी उठाने को तैयार है। 2.5 साल से सपनों में ही जी रहे हैं, पूरा देश सपनों में, जुमलों में ही जी रहा है। 50 दिन में क्यों, 100 दिन कह देते मोदी साहब, क्या कहने में लगता। 100 दिन में काला धन आ रहा था, उसके बाद मोदी साहब ने कहा 2-3 दिन की परेशानी है, फिर अरुण जेटली साहब ने कहा कि 2-3 हफ्ते की परेशानी है, अब मोदी जी ने 50 दिन का जुमला दे दिया है। तो भाषण है, भाषण क्या है? पहले आपने कहा साहब आप ब्लैक मनी पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने वादा किया देश की जनता से, आप ब्लैक मनी पे अगर कदम उठा दिया, आप कहने साहब ऐसा क्यों उठा दिया आपने कदम? तो आप चाह रहे थे आपसे पूछ के उठाएं कि हम साहब क्या करें? नहीं चाह रहा था। मोदी जी या केंद्र सरकार कोई भी ब्लैक मनी के खिलाफ कदम उठाती है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। लेकिन मोदी जी के 4 जो कदम उठाए गए हैं भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी पे, वो जरा मैं बता देता हूं। सबसे पहले कहीं आप ऐसा तो नहीं कह रहे जैसे 10 साल तक हम चुपचाप रहे, इन्हें भी चुपचाप ही रहना था ब्लैक मनी के मामले में? हमने VDIS स्कीम में इनसे ज्यादा ब्लैक मनी बैंकों में जमा की, पहली चीज। दूसरी कौन से साल में सर, ये भी बता दीजिए? 2013-14 में। कितना पैसा आया आपके पास? 1,38,000 करोड़ के करीब था, और इनका जो है वो 1.25 लाख करोड़ के करीब है। इसके बाद आप देखिए, इन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया कि जो डॉलर एक व्यक्ति बाहर भेज सकता है, वो $75,000 की लिमिट थी, उसको मोदी साहब ने 2.5 लाख कर दिया। पूछिए जरा, क्या विदेशों में पैसा जो गया है वो व्हाइट गया है या ब्लैक गया है? तो आज अगर ब्लैक मनी किसी के पास है तो आपके सूट बूट वाले मित्रों के पास है और भाजपा के पास। रंजना कुमारी, इससे पहले राजेश शर्मा जवाब दें, आपको क्या लगता है कि वाकई एक ऐतिहासिक कदम है, या आप भी ये मानती है कदम अच्छा है साहब लेकिन परेशानी ज्यादा लोगों को हो रही है? देखिए, ब्लैक मनी को हमारी इकोनॉमी से ख़त्म करना एक बहुत ही ज़रूरी काम है, और सरकार को, चाहे पिछली सरकार थी चाहे सरकार को, ये काम करना ही है, सरकारों को ये काम करना ही है। लेकिन तरीका क्या अपनाया गया इस पर निर्भर करता है, और किस तरह के परिप्रेक्ष्य में देश के हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारी जनता के लोग कितने जुड़े हैं। देखिए, हमारे देश की जो इकॉनमी है बेसिकली एग्रीकल्चर इकॉनमी है। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग गाँव में रहने वाले लोग हैं, और वो बैंकों से जुड़े हुए नहीं, और ख़ासतौर से मैं महिलाओं के बारे में बात करूँगी, उनका बैंकों से कोई जुड़ाव बहुत ही सीमित जुड़ाव है। और दूसरी बात यह है कि जो किसान अनाज बेचता है तो वो कैश लाता है, अपने घर में रखता है, और उससे ही वो खर्च चलाता है। वो कहीं बैंक में जाके पैसा रख के सुरक्षित महसूस नहीं करता है। बाय एंड लार्ज यही सिचुएशन है। वही छोटे दुकानदार की बात है। वही बात अगर आप देश के अंदर देख लें तो जो छोटा कारीगर है, चाहे वो मैं बनारस की 80% तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, आप सही कह रही हैं, साड़ी के बुनकर हैं, वो भी कैश। तो ये सारा ट्रांजैक्शन जो होता है बिल्कुल इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन ही होता है, और ब्लैक मनी की जो होर्डिंग है वो इस इनफॉर्मल इकोनॉमी में नहीं होती है। देवेंद्र शर्मा साहब, आप लोग हमेशा ये कहते थे साहब कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इस देश में। अब साहब उस ब्लैक मनी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, उसे फॉर्मल इकोनॉमी में लेके आ रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था को तो फायदा होगा इससे। देखिए, कुछ साल पहले रमेश भट्ट जी, मैं वहाँ जर्मनी में एक पार्लियामेंट में एक डिबेट में था,
तो मुझे याद है जब मैंने वहाँ मुझे सवाल पूछा गया कि ये WTO की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया में इसलिए वो सकारात्मक नज़र नहीं आती हैं या इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि भारत में करप्शन बहुत है। और मुझे याद है कि उनके जो वित्त मंत्री मेरे साथ बैठी थी वो जरा मुस्कुराई, तो मेरा जवाब उनको ये था कि मैं अपनी करप्शन को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन हमारे देश में करप्शन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जर्मनी में करप्शन कम नहीं है क्योंकि जर्मनी में करप्शन सेंट्रलाइज्ड है। यूरोप में देखें करप्शन सेंट्रलाइज है, टॉप पर है। अमेरिका में देखें टॉप पर है। कहने का मतलब ये है कि क्या हम भी वही नीतियां लेके आ रहे हैं कि हमारे यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि जो आम आदमी है वो शायद करप्ट है, उसका 2.5 लाख से ज़्यादा हुआ तो हम उस पर इंक्वायरी करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, और यहाँ पर जो ऊपर का 5% तबका जो हमारा जिसमें हम जानते हैं, जिसको मोदी जी कहते हैं कि वो स्लीपिंग पिल लेके सोते हैं, वो जो तबका है उसके ऊपर हमने कोई भी कदम अभी तक नहीं उठाया, ना देश को एक इंप्रेशन दिया है कि उसके ऊपर कोई असॉल्ट होगा ब्लैक मनी निकालने का। जहां ब्लैक मनी है वहां से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। और उसका एक उदाहरण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पिछले 10 दिन की रिपोर्ट देख लीजिए। वो कहता है कि पिछले 44 साल में जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें से 17 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो वापिस नहीं आए, वो टैक्स हेवंस में गए हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि वो कैसे लेके आए। अगर 17 ट्रिलियन रुपीस कितने होते हैं मैं तो गिन नहीं सकता। विदेशी बैंकों में देश में तो हमें जो भारत का काला धन जमा है वो भारत में लाया जाए, भारत के विकास में खर्च किया जाए। संग्राम पटनायक साहब, लेकिन लोगों की एक अपेक्षा भी है साहब, वो कह रहे हैं कि हम दिक्कत जरूर सह रहे हैं, लेकिन अगर इससे देश का भला होता है, आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी का भला होता है, तो हम इस फैसले के साथ हैं। रमेश जी, इसमें मैं 2 बात कहना चाहूँगा कि इसमें आपका हमारा जो इकोनॉमी आज ऑन डेट है, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इमोशनली हमने रेडी नहीं है प्लास्टिक मनी के लिए। सीधी सी बात है। एक फार्मर, एक कारपेंटर, कोई भी जो लेबर क्लास है, आज पंजाब में फार्मर है, वेस्ट बंगाल में जूट मिल ओनर्स ने सब दे नहीं पा रहे हैं सैलरी, तो उसमें ये नहीं कि हाँ ठीक है हमने ओवरनाइट कैश से आपने प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट कर देंगे, बट जो स्टेप्स लिया गया है वो अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। बट हाँ, तैयारी के साथ होता तो शायद आम आदमी जो है आज लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल वो प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होता। एक प्रश्न ये उठता है कि 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स क्यों देते हैं? इतने कम लोग अगर कर देते हैं, क्या उनके पास इनकम नहीं होती? तो किसी ना किसी रूप में तो इनकम छुपाने की कोशिश होती है। और अगर ये इनकम देश के काम आ जाए, देश की इकोनॉमी में आ जाए, बैंकिंग चैनल्स में आ जाए, तो जाहिर है देश का इससे अच्छा होगा। लेकिन आम आदमी को इस फैसले से आने वाले दिनों में क्या मिलेगा? राजेश शर्मा साहब, सबसे पहले मैं आलोक जी की बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे को ऐसा लगा था, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बेहतर और एक बड़ा कदम अगर करप्शन के अगेंस्ट अगर उठाया जाएगा तो उसमें भी कोई भी पार्टी ओपनली आके अपोज करती हो और कर सकती है, ऐसा कभी सोचा तक नहीं था। ये मेरे अनुमान के बाहर है। और कई पार्टियां जो आ रही है उन सबका अंदाजा, उन सबका मतलब आप सब यहां पे बैठे हुए युवाओं को भी पता होगा कि किन कारणों से इन्होंने किया। मैं पहले मेरी बात को खत्म होने दे। आलोक जी, मेरी एक आदमी को जेल में भेजा होता तो ये बताएं कि हमने आदमी को जेल में भेजा। केवल भाषण 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 के आगे भी कुछ है क्या? 2G 3G 4P 5S, अरे फार्मूले क्या? आपने देश को कैसे चलेगा? किसान मंडी में रो रहा है, धान मंडी में पड़ा हुआ है, 2G 3G नहीं है क्या? अगर आप गरीबों के इतने हिमायती हैं, आपको 50 के स्तर पर लाके क्यों खड़ा कर दिया जनता ने 2014? देखिए, जनता का फैसला जो भी हुआ किस कारण से हुआ? 15 लाख रुपए आएंगे सबके अकाउंट में। आगे क्या 15 लाख रुपए? सब लोगों ने कहा 15 लाख रुपए मोदी जी लेकर आ रहे हैं। 80 लाख करोड़ रुपए अगर ये पैसा बैंकिंग चैनल में आ जाए, आपको दिक्कत क्या है साहब? रमेश जी, कांग्रेस को क्या परेशानी थी? कितना ब्लैक मनी बाहर है? फिर मोदी जी मन की बात में कांग्रेस को जो परेशानी थी वो बताता हूं। कांग्रेस को परेशानी केवल ये है कि गरीब आदमी अपनी लड़की की नरेंद्र मोदी। राजेश शर्मा साहब, एक मिनट, ये ऑडियंस जो यहाँ पे बैठी इनसे हाँ मित्र सर, इस फैसले का समर्थन करता हूं, लेकिन सर 500 और 1000 नोट बंद करने के बाद आपने 2000 रुपए निकाला। 5000 का भी आ रहा है तो सर 2000 रुपए निकाला, सर करप्शन और नहीं बढ़ेगा? सर जो प्लानिंग थी ये नाकाफी थी, क्योंकि मैं कल लाइन में लगा और मेरा नंबर नहीं आया। तो सर, और ये जो वैन होती है जो कैश हैंडल करती है वो सिर्फ दिन में एक ही बार जा सकती है कैश लेके, उसके बाद बैंक में कैश खत्म हो जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचारी लोगों के पास तो पैसा है, वो खुश है, और जो गरीब जनता है वो बेचारी। हमारे मतलब देश के लिए मतलब थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। ये एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र शर्मा साहब, ये बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार दावा कर रही है कि साहब चीजें बदलेंगी आने वाले समय में,
आपको क्या लगता है आम आदमी के हिस्से क्या जाएगा इससे? देखिए, इसमें दो तीन बातें समझने की हैं कि आपने जो कहा कि चीज़ें बदलेंगी, पहले जो अपने लॉन्ड्री लिस्ट आपने पढ़ी थी जिसमें कहा कि भाई जॉब्स हो जाएंगे, लोग, महंगाई कम हो जाएगी, इन सब चीज़ों का कोई रिलेशन इस डिमोनेटाइजेशन से नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि असली जो काम हुआ है, वो जो फोकस है वो ये था कि बैंकों की हालत हमारे देश में बहुत खस्ता थी, तो उनको रेस्क्यू करना बहुत जरूर था। तो अच्छी बात है देवेंद्र शर्मा साहब, एक तीर से अगर कई निशाने लग रहे हैं तो अच्छी बात है। मैंने इसको तो कहा नहीं कि गलत बात है, मैं तो समझा रहा हूं आपको कि उन्होंने क्या किया, मिडिल क्लास का पैसा सारा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। एक इंप्रेशन चला गया कि आप 2.5 लाख से ज्यादा रखेंगे तो शायद आप कटघरे में आ जाएंगे, तो यह एक बेंचमार्क से सेटअप कर दिया गया है। आगे से यह है कि आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंज्यूमरिज्म और बढ़ाएंगे। रंजना कुमारी जी, ये जो गृहिणियां घर में जो पैसे बचाती थी, अब वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है वो पैसा, आपको लगता है कि महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल जरूर है? क्योंकि देर सवेर तो आप मालूम चली गया कि वो पैसा कितना घर पे रखा हुआ, कितना छोटे छोटे अंश करके वो बचा है। रमेश जी, बहुत ही गलत सोच है कि कहीं जो ब्लैक मनी है वो बोरों में रखा हुआ है, बिस्तर में सिला हुआ है, तकिया में रखा हुआ है। पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है, पैसा उन लोगों के पास है जिन्होंने बैंक का कर्जा तो लिया है, लेकिन उसका ना तो कर्जा लौटाते हैं, ना ही उसका कोई वो भरते हैं, वो ब्याज दे रहे हैं। भरते हैं। 500 और 1000 की नोटबंदी के इस फैसले ने विपक्ष को एकजुट कर दिया है। संसद में सब एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आम आदमी सड़कों पर परेशान क्यों हो रहा है। दूसरा बुनियादी सवाल यह भी है कि आने वाले समय में क्या ये पैसा अगर आता है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा विकास होगा, कि जैसा कि बार बार दलीलें दी जा रही है, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य में ज्यादा निवेश किया जाएगा, हमारे सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा पैसा खर्च होगा, और यहां तक कि किसानों को आने वाले दिनों में क्या एक और कर्ज माफी का ऐलान हो सकता है? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन राजनीतिक दल किस तरह से एकजुट हो गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रहित में निर्णय लिया, उसका विरोध करना हम राष्ट्रद्रोह जैसा मानते। नोटबंदी पर हंगामा, सड़क से संसद तक संग्राम, नोटबंदी के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, नोटबंदी के मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। राज्यसभा से लोकसभा तक हंगामा हो रहा है। विपक्ष पूरे मुद्दे पर एकजुट है। विपक्ष की मांग है कि पीएम संसद मौजूद रहें। बड़े नोटों पर जो पाबंदी लगाई है, जिसको लेकर काफी लोग मर चुके हैं, कोई भूखे रहकर, कोई प्यासे रहकर, कोई किसी को दवा नहीं मिली है, कोई सदमे से मर गए हैं। उनके लिए सदन को चलने नहीं दिया जा रहा, तो वहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोगों की तकलीफ का हवाला दिया जा रहा है। लोग कह रहे थे कि वो लाइन में खड़े हैं और पीछे से, बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है और चुने हुए लोगों को वो कैश दिया जा रहा है। जो अमीर है वो पीछे से पैसा ले जा रहा है और जो गरीब है वो लाइन में खड़ा हो रहा है। विपक्ष की मांग है कि नोटबंदी के फैसले को रोल बैक किया जाए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। विपक्ष पर वार किया जा रहा है। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। बीजेपी का मानना है कि लोगों की तकलीफ कुछ ही दिनों की है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पीएम हर रैली में नोटबंदी का बचाव भी कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपका तप कभी बेकार नहीं जाएगा। जो हालात हैं उससे तो यही लगता है कि नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम रहेगा। पूरे मुद्दे पर बात नहीं बनेगी और हंगामा होता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। राजेश शर्मा साहब, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। अब हर कोई कह रहा है कि साहब फैसला अच्छा था। कल राहुल गांधी कह रहे चलिए आपने फैसला ले लिया, कम से कम लोगों को तो राहत दे दीजिए। लेकिन लोगों को राहत नहीं दे रही है। आप भी एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की लाइनें, कतार कम होने के बजाय बढ़ रही हैं। लोगों की कतार अगले 5-7 दिन के अंदर अंदर डेफिनेटली कम हो जाएगी। लोगों में पैनिक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा पैदा किया जा रहा है कि पैसे खत्म हो जाएंगे। बैंक की लाइनों में जब आप जाओगे तो लोग कहते हैं बैंक में पैसे खत्म हो जाएंगे। कुछ दिन पहले नमक खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई, राशन खत्म हो गया। ऐसे कई टाइप के बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी। हम करप्ट को बता के आते हैं, हम पाकिस्तान को बता के आते हैं कि आप फेक करेंसी इंडिया के अंदर में भेज रहे हो। हम देश के क्रिमिनल को बता करके आते हैं, हम नक्सलाइट को बता करके आते हैं, हम जो यहाँ पे नेता
अपने घर में पैसे अगर दबा के बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अगर कोई करप्ट लोग हैं वो अगर अपने घर पैसे दबा के, क्या हम उनको बता के आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। आलोक शर्मा हम इनको बता के नहीं आ सकते थे, आलोक शर्मा कदापि नहीं आ सकते थे। मैं समझता हूं आपने सवाल नहीं पूछा था कि टेररिस्ट को, आपने विपक्ष को और देश की बात की थी, लेकिन भाजपा का एक चरित्र बन गया है, सबको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाओ, 100 दिन तक जम्मू कश्मीर में फिर कर्फ्यू लगवा दो, फिर आज सब चीजें राष्ट्रवाद से जोड़ दो, पाकिस्तान से जोड़ दो, आज सब चीजें नक्सलिज्म से जोड़ दो। रमेश जी, काला धन अगर है उसको निकाला जाए, हम उसके साथ खड़े, लेकिन जनता की समस्या ना हो ये भी तो है। लेकिन आज मुझे केवल ये बताइए, क्या जुमलों से देश चलेगा? 80% 85% अगर इकोनॉमी से आप मनी निकाल देंगे तो मनी कैसे सर्कुलेट करेगी? किसान अपनी कैसे बुआई करेगा? गरीब अपनी लड़की की शादी कैसे करेगा? आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि 1 करोड़ के करीब लोगों की रोजगार पिछले 5 दिन में चले गए। रमेश जी, 5 दिन में 1 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। मुझे बताइए, जिस फैक्ट्री ने 2 करोड़ रुपए लोन लिया हुआ है वो अपना बैंक का लोन कैसे चुकाएगी? एनपीए बढ़ जाएंगे। आज आप केवल वाहवाही करें, नई नई जैकेट पहन के अलग अलग रंगीन की गोवा में जाके भाषण दें। मुझे केवल यह बता दीजिए कि अगर जो लोग आज बेरोजगार हो जाएंगे उनको रोजगार अरुण जेटली साहब देंगे अपने घर में? कहां से आएगा रोजगार? शर्मा साहब पिछले 4 दिनों में इस देश के अंदर में लोन की रीपेमेंट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है, ये रिपोर्ट है। तो बैंकों को फायदा हुआ ना? किसका फायदा हुआ? नहीं बोला तो बैंक किसके हैं साहब? अरे साहब, बैंक किसके हैं? बताइए शर्मा साहब, बैंक किसके हैं? बैंक बीजेपी के हैं क्या? बैंक बैंकों ने एक भी योजना लागू की के गरीब को लोन देंगे? सारे मीडिया ने ये नहीं दिखाया था कि 60,000 करोड़ रुपया इस देश में फेक करेंसी आया है? मीडिया ने दिखाया, आप सरकार में 2.5 साल हो गए, नकली नोट इस देश के अंदर में खोखला करने के लिए मुझे तो पता ही नहीं है कितना विदेशों में। आप लोगों को इस देश में नकली नोट खोखला करने के लिए पाकिस्तान से चाहिए? जवाब दे। क्या आप लोगों को टेररिस्ट लोगों के पास नकली नोटों द्वारा हो ये चाहिए? पता नहीं। आलोक शर्मा साहब, राजेश शर्मा साहब ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा। राजेश शर्मा साहब, रंजना कुमारी जी, अगर ये पैसा वाकई जिस तरह से हमने देखा कि सरकार ने भी कहा साहब 3-4 लाख करोड़ रुपया या उससे ज्यादा पैसा अभी तक आ गया इतने कम दिनों में, अगर वाकई ये हमारे चैनल में आ जाता है और ये थ्रू इकोनॉमी चैनलाइज होता है तो हमारी इकोनॉमी को तो एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, मैं एक कंपैरिजन करना चाहती हूँ। एक ज़माने में संजय गांधी ने नसबंदी कराई थी और लोगों को भाग भाग के खेतों में छुपना पड़ा था। आज उसका असर ये ज़रूर है कि जनसंख्या स्टेबलाइज हुई है और कम हो रही है, लेकिन वो उस समय का जो माहौल था और जिस तरह से त्राही त्राही मची हुई थी चारों तरफ और जिस तरह की हरकतें सरकारी अधिकारी कर रहे थे, आज बैंक के अधिकारी वही हरकत कर रहे हैं। लाइनें लगी हुई हैं, 20-20 मिनट में एक जने को पैसा दे रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है, कमीशन खोरी हो रही है, तरह तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों की रोजगार पर इसका असर पड़ा है। और दूसरी बात, जो बैंक में जब पैसा जमा होता है तो शायद आप अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये भी बता सकती हूँ कि बैंक का पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। सरकार के पास जो पैसा होता है वो सरकार अपनी योजनाओं में लगाती है, जो गरीबों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है, बेरोजगारों के लिए। लेकिन बैंक तो और ज्यादा मुनाफा कमाता है ना। बैंक मुनाफा कमाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े लोन देता है और फिर उसके बाद वो फायदा आम आदमी को नहीं होता है। जो बैंक, जो ये प्राइवेट बैंक पैसा जमा कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो लगाएंगे अपने गरीबों योजनाओं में लगाएंगे कि या वो अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पास? तो ये सब चीजों को समझने की जरूरत है। साहब, एक और जो मैम कह रही हैं, एक और बात इसी से जुड़ी हुई है कि आज हमारी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन इसलिए भी दिख रहा है कि साहब बैंक जो है वो स्टेट्स एसेट्स है उसके पास। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सड़क बनाने में, पोर्ट बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, रेलवे के लिए अगर ज्यादा पैसा कर्ज के रूप में मिलता है तो आपके कुल मिला के आपके ग्रोथ बढ़ेगी तो उसका फायदा तो आम आदमी को मिलेगा ना। 100% आपने ठीक बोल रहे हैं, उसमें आम आदमी को फायदा ही फायदा है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि ये अगर पैसा आता है एंड पर्टिकुलरली इफ इट इज ब्लैक मनी, काउंटरफिटिंग नोट्स, टेररिज्म एक्टिविटी बनता है, आम आदमी को फायदा ही फायदा मिलेगा। ओके, देवेंद्र शर्मा साहब, लेकिन ऐसा क्या है कि सब लोग कह रहे हैं साहब खामी है, लेकिन सरकार तो अति आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। ये अति आत्मविश्वास के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपका आकलन क्या है?
देखिए, सरकार का अति जो कह रहे हैं आप कॉन्फिडेंस जो है, एक्सेस है, वो ठीक है, वो तो उनको अपना जो स्टैंड लिया है उसको करना, डिफेंड करना है। लेकिन सच्चाई जो ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि दुनिया में कोई भी उदाहरण हमारे पास नहीं है जहां पर कि इस तरह के ब्लैक इकोनॉमी पर क्लैंप करके ब्लैक मनी बाहर आई हो। देखिए, जब तक देश को यह विश्वास नहीं है कि जो बैंकिंग सिस्टम की भी हम अगर बात कर रहे हैं कि जो पैसा अमीर लोगों को जाता है और जो वो नहीं रीपे करते हैं और भाग जाते हैं, या उनके आज भी देखिए एक रिपोर्ट आई है कि 63 लोगों जो विलफुल डिफॉल्टर्स थे उनके 7,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माफ कर दिए, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या के भी हैं जो राइट ऑफ कर दिए गए हैं। अगर यह सिस्टम रहेगा तो लोगों को विश्वास यह है कि जो आपका पैसा निकलवाया जा रहा है हाउस होल्ड सेविंग्स, वो जाके फिर इन लोगों के पास जाएगा। बैंक अपनी बैलेंस शीट ठीक कर लेंगे, बैंक उनको मौका मिलेगा, प्लस ये जो पैसा है ये उन्हीं लोगों के पास जाएगा। ये क्या गारंटी है? उसके लिए मुझे लगता है कि देश को विश्वास दिलाने की बहुत जरूरत है। देवेंद्र शर्मा साहब, हमारे युवा साथियों का क्या विश्वास कहता है, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ और मेरे साथी यहाँ पर सवाल करना चाहते हैं। जो ये सरकार जो निर्णय लिए वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गरीब लोगों को तो दिक्कत हो रहा है। लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में तो बहुत लग रहा है कि हमें गरीब लोगों की राहत मिल जाएगी। मैं आलोक सर से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि 2004 से 2014 तक 10 साल तक जब कांग्रेस का शासन रहा हमारे देश पर, तब वो गरीबों के आंसू कितने रोक पाए, गरीबों को कितना आलोक शर्मा साहब जवाब दे दीजिए, लगे हाथ। हाँ जी, 2004 से विकास किया सर आपने गरीबों के लिए? 2004 से बात करें, लाइन में खड़े हैं सर, सुन तो लीजिए ना। हाँ जी, 2004 से लेकर 2014 तक जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में रही हो, एजुकेशन में रही हो, मनरेगा रही हो, सब गरीबों के लिए रही हैं। सर 2014 से 16 सर सुनिए ना मैम, सुन तो लीजिए ना। 2014 से लेकर 2016 तक के मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से अमीरों का फायदा दिया गया है। देवेंद्र शर्मा जी ने भी बताया है। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि रोजगार घट रहे हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, इस बार 15 लाख दिए। मोदी साहब से सवाल पूछिए कि साहब भाषण क्या आगे आप मुझे बताइए आलोक शर्मा साहब, क्या राइट ऑफ सिर्फ बीजेपी का ही काम है? आपने भी राइट ऑफ किए साहब, आप भी टैक्स फॉरगॉन के नाम पे, उनको रेवेन्यू फॉरगॉन के नाम पे उद्योगपतियों को राहत देते थे। आप भी गरीब को देने वाली बात को सब्सिडी कहते थे, आप भी यही कहते थे साहब इनकी सब्सिडी कम करो। रमेश जी, हमने अगर उद्योगपतियों के माफ किए तो उद्योगपति भी एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। हमने साथ-साथ किसानों के भी माफ किए। तो आज वो विजय माल्या कैसे होंगे? अगर केवल विजय माल्या के नहीं किए, हम तो कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी का हिस्सा, वो मजदूरों को कैसे जो फायदा दे सकती है सरकार दे। लेकिन सरकार ने सोशल वेलफेयर का बजट घटा दिया, एजुकेशन का घटा दिया, आंगनबाड़ी तक को नहीं छोड़ा। ऐसा तो नहीं आलोक शर्मा साहब कि आगे चुनाव लड़ने के लिए आपको किल्लत आ रही है पैसों की? नहीं सर, मुझे केवल ये बताइए, वो जन लोकपाल के लिए मैडम बहुत काम हुआ था। जन लोकपाल पे अन्ना साहब ने भी बड़ा ढोंग किया था वहां पर आकर। मैं जानना चाहता हूं वो कहां है जन लोकपाल बिल? वो जन लोकपाल कहां है? 2.5 साल हो गए। अरे भाई 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में वो लोकपाल कहां है? सब पूछे इनसे। सारे घोटाले छोड़ के 2004 से 2014 सर जन लोकपाल कहां है? आलोक शर्मा साहब, ओके, मुझे लगता ही नहीं कि इस देश में अब लोकपाल की जरूरत ही होगी जब पैसा ही नहीं रहेगा। जन लोकपाल के ऊपर इतना तांडव किया, वो जन लोकपाल कहां है? 2.5 साल हो गए। सब सो गए अपने घर जाके। मैं एक चीज कहना और जिस जन लोकपाल ने आपको जमीन पे लाके, सर मैं वही कह रहा हूं, जिस जन लोकपाल को इन्होंने हथियार बनाया वो जन लोकपाल कहां है? आज कहां है अन्ना हजारे? अपने वहां रालेगांव में सो रहे हैं और मोदी साहब घर में सो रहे हैं। देवेंद्र शर्मा साहब, ये कदम है, आपको लगता है कई और सारे कदम एक के बाद एक उठाने होंगे तब जाकर जो आपका उद्देश्य है, जिसे आप जनता को बता रहे हैं, वो पूरा हो सकता है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको आप कह रहे हैं, या जो कहा जाता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ, स्टेप हुआ है, वो तभी मतलब उसका होगा अगर हम कुछ और जो है सब्सटेंशिएट करने के साथ में उस एफर्ट को कुछ कर पाएं। जैसा कि पहले तो पॉलिटिकल, अगर पार्टीज में, पॉलिटिकल सिस्टम में पैसा हम कह रहे हैं कि अब ब्लैक मनी नहीं जाएगी, तो कम से कम हमें पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के एक्ट के अंदर अब लेके आना चाहिए। ये देश को दिखाना चाहिए कि आरटीआई जो है, ट्रांसपेरेंसी जो है पॉलिटिकल पार्टी के जो उसमें फंडिंग में, वो एक देश के सामने रखें हम। रंजना कुमारी जी, अगर इसके फायदे आते हैं तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं साहब कि अगर हालात बदलने हैं, देश बदलना है, तो तकलीफें सहनी होंगी, हर किसी को सहनी होंगी? सबसे पहले तकलीफ नेता लोग सहें और देश को दिखाएं कि उनकी राजनीतिक दल जो है वो बिल्कुल क्लीन है। उनके पास जो पैसा आता है और जो चुनाव में जिस तरह से पैसा खर्च किया जाता है, उनके कैंडिडेट जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कैश इकोनॉमी के बाहर है, वो बिल्कुल चेक से पेमेंट्स हो रही हैं और जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स हैं उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और साथ साथ में जो राजनीतिक दल हैं वो अपना अकाउंट पब्लिक करें। देखिए, मैं समझता हूँ रमेश जी, हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑलरेडी आरटीआई के तहत है। नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के दायरे के तहत नहीं, सॉरी, नहीं कोई आरटीआई, आज आरटीआई को आप जवाब नहीं देंगे साहब। तो सुन लीजिए ना साहब,
क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो खर्चा जाता है वो अकाउंटेबल नहीं है? क्या जो इनकम खर्चा टैक्स के जाता है पास उतना ही खर्चा होता है? सर देखिए, ये तो अब जनता को भी देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखना है। उसके बाद संग्राम जी आखिरी को। रमेश जी, एक सबसे बड़ी चीज बताऊं, ये एक ऐसा इस देश में, आजाद भारत में सबसे बड़ा स्टेप है। इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए है, इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए है कि इसमें देश में बैंक में पैसे आएंगे जो काले धन के पैसे नहीं जी ऐसे है, मेरा जो अंदाज है कि इसमें आइडिया अच्छा था, नोबल थॉट था, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को टाइम देना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कल इंटरफियर नहीं किया। इट्स ए पॉलिसी मैटर, गवर्नमेंट को टाइम मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब एंड जेटली साहब, उन्होंने जो काम किए उनको टाइम मिलना चाहिए कि फॉर द रिफॉर्म एंड टू मेक एवरीथिंग इन प्लेस। बट सो फार एज एक चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बैठ के, एटलीस्ट कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों मान गए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में उनको सारी चीज़ें डिक्लेयर करना चाहिए। मैं सहमत हूं कि जो 5-10 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतते हैं वो जनता की सेवा के लिए आते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है आज देश के सामने। लेकिन अगर ये कदम वाकई अच्छे मंतव्य के साथ उठाया गया है तो देश में महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ने चाहिए, अर्थव्यवस्था में उछाल आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश को देखने के लिए आपका।